जय हिंद एवरीवन। और आज हम अपने पार्ट 4 ऑफ दी वीडियो जो हम अपना चैप्टर 5 का कर रहे थे, आज हम पार्ट 4 शुरू करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एस्पिरेशन ऑफ वुमेन से। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने थोड़ा डिले कर दिया इन वीडियोस को अपलोड करने में, बट नाउ लेट्स स्टार्ट। एस्पिरेशन ऑफ वुमेन। जब हम बात करते हैं एस्पिरेशन ऑफ वुमेन की, एक न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअल एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वुमेन। अब क्या था कि इस टाइम पे हम देख रहे थे कि क्या एक इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो एमर्ज हो रहा था। बट ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ना, ये सिर्फ मेन तक ही सीमित थे, ठीक है। विमेन तक ये जो कॉन्सेप्ट है पहुंचे ही नहीं थे अभी। Men from aristocrat family were dominated public life and were the decision maker in the family। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हो कहीं पे भी, तो स्टार्टिंग में कौन डोमिनेटेड फिगर था? एक मैन ही थे जो कि डोमिनेटेड फिगर थे। तो इस टाइम पे भी जो डोमिनेशन कर रहे थे वो मैन ही कर रहे थे। तो मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेट फैमिली डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ। अब जो यहाँ पे बात की गई है दो आदमियों की, ठीक है, एक एरिस्टोक्रेट की और दूसरी बात की गई जो पीजेंट्स वगैरह है, ठीक है। जो एरिस्टोक्रेट वाले जो मेंस थे वो क्या करते, एकदम वुमेन को सप्रेस करके रखते थे। बट हम देखेंगे कि जो पीजेंट्स वाले थे वो क्या कहते हैं, वुमेन को थोड़ी सी फ्रीडम भी दिया करते थे एज कंपेयर टू एरिस्टोक्रेट्स फैमिली में, ठीक है। ये आगे कैसे होगा, कौन फ्रीडम देता, कितनी फ्रीडम मिलती थी, ये हम देखेंगे। मैन डिसीजन मेकर थे, जो मैन ने जो कहा वही चीज होगी इस फैमिली में। दे एजुकेटेड देयर सन्स टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेसेस और इन पब्लिक लाइफ। अब अगर उनका बेटा होता था तो उन्हें क्या किया जाता, उन्हें पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता, कि जिससे क्या हो कि वो उनका बेटा उनके बिजनेस को आगे हैंडल कर सके। बट जब फीमेल का केस होता था, फीमेल को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था एरिस्टोक्रेट फैमिली में, ठीक है। अब उनके जो बेटे थे उन्हें कहाँ भेजा जाता, चर्च भेजा जाता। उस टाइम पे सेंटर ऑफ एजुकेशन क्या था, चर्च था। तो चर्च से जो भी सीख मिले, जो भी नॉलेज मिले, वो किसे मिलती थी, यंगर सन को, ठीक है, डॉटर्स को नहीं। Although their dowries were invested in the family's business, women generally had no say in how the business should run, how the husband should run their business। अब देखो क्या था, मान लो ये A1 है, ये A2 है। अब A2 क्या है, फीमेल साइड है, कौन है, विमेन है। अब विमेन की अगर जो मेल से शादी हो रही, मेन से शादी हो रही, तो विमेन क्या लेके आएगी अपने साथ, डाउरी, ठीक है, डाउरी लेके आएगी। और ये जो डाउरी था वो कहाँ यूज होता था, फैमिली बिजनेस में यूज होता था। और जब भी विमेन्स, बट अब देखो विमेन का ही पैसा आखिर फैमिली बिजनेस में लगा है ना, बट विमेन्स को कोई भी हक नहीं था, नो से इन हाउ हस्बैंड शुड रन देयर बिजनेस। अब हस्बैंड कैसे भी बिजनेस रन करे, कैसे भी पैसे इन्वेस्ट करे, इस पे विमेन्स का कोई हक नहीं होता था कि वो क्या कह रही है, मतलब कि वो किस तरीके से बिजनेस को रन करवाना चाहती। नहीं, हस्बैंड के पास पैसा आ गया, उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब उसकी मर्जी, वो जो चाहे वो करे इस बिजनेस के साथ। विमेन का कोई भी हक नहीं था कहने का। ऑफ्टन मैरिजेस वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंस। अगर हमने आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर अगर आपने कभी सुना होगा, तो कई बार क्या होता था, जो मैरिजेस है, ठीक है, ये मान लो ये किंग है, इसने इस क्वीन की दूसरे जगह की रानी से मैरिज कर ली, तो ये क्या करता है, एक टाइप से बिजनेस जो था ना उसे स्ट्रेंथन करने को मदद करता। एक तो टेरिटरी आ गई, एरिया बड़ा एक्सपेंड हो गया। अब अगर मान लो किंग पे कोई अटैक करेगा तो क्वीन साइड की जो आर्मी होगी वो भी किंग को डिफेंड करने आएगी। तो ये सब क्या था, एक बिजनेस अलायंस की तरह वर्क करता था। तो इस टाइम पे भी मैरिजेस क्या थी, एक इंटेंट टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंस। अब एक एरिस्टोक्रेट फैमिली दूसरे एरिस्टोक्रेट फैमिली के साथ जब शादी कर रहा है, ठीक है, एक रिलेशनशिप बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनका जो स्ट्रेंथ है, मनी से लेके, पावर से लेके, इकोनॉमी से लेके, सब क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज थी। इफ एन एडिक्वेट डाउरी could not be arranged, daughter were sent to the convent to live the life of a nun। ठीक है। अब क्या था, अगर मान लो कि ये जो A2 है, ये जो विमेन है, ये अगर अच्छी खासी डाउरी नहीं ला पाती है तो इससे क्या कर, मान लो शादी तो होगी A1 से, बट इसे कहाँ भेज देता है, एक चर्च में। चर्च में नन की लाइफ जी। अब नन की लाइफ में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन से बड़ी, तुम ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं गा सकते। तो नन की लाइफ बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन से भरी हुई थी एज कंपेयर टू अगर वो मैरिड लाइफ में अपने घर पे रहती है। तो ये एक लाइक बर्डन था हस्बैंड, मतलब विमेन के फादर के ऊपर, कि अच्छी खासी एक डाउरी दे कि उनकी बेटी आगे जाके सफर ना कर पाए। Obviously, the public role of women was limited and they were looked upon as a keeper of the household। अब जो पब्लिक रोल था वुमेन का, अब देखो उन्हें पूरे टाइम घर में ही रहना है, घर अगर पैसे नहीं दे पाई तो नन बन जाएंगी। तो उनकी जो एक रोल था, एक पब्लिक रोल था कि विमेन का, मतलब कोई भी
दिमाग में आता था कि ये विमेन है, तो उनका सिंपल से होता था कि उनका रोल लिमिटेड है और वो क्या कहते हैं एक हाउस कीपर की तरह वर्क किया करती थी। हाउस कीपर कौन होगी या फिर कीपर्स कौन होगी, बच्चा वो बच्चे को ध्यान दिया, बर्तन धोए, खाना खाया, कपड़े धोए, बस इतना जो काम है। जो सर्वेंट्स जो होते हैं ना एक टाइप से, कि सर्वेंट्स आज आज के टाइम में देखो सिर्फ सर्वेंट्स ये सारी चीजें करते, तो वही चीज काम किसका था, विमेन्स का था, कि उठो, खाना खाओ, पति को खाना दो, बच्चे को संभालो, कपड़े धो, और जो करना है घर की प्रीमिसेस के अंदर ही करो, इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये हम देखते हैं एरिस्टोक्रेट फैमिली के अंदर। बट the position of women in the families of merchant however was different। देखो अब जो पोजीशन ऑफ women थी, women की फैमिली के अंदर, कौन से मर्चेंट्स के अंदर, ये तो हमने बात की थी, इस वाले में हमने किसकी बात की थी, एरिस्टोक्रेट्स की। बट जब हम बात करते हैं मर्चेंट्स की फैमिली में ना विमेन्स को थोड़ा सा क्या था, फ्रीडम मिलती थी। विमेन्स को क्या मिलती थी, थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती थी। हाउएवर वाज सम व्हाट डिफरेंट, वही चीज की मतलब कि मैंने इसमें बस ये लाइन बताया गया है कि जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी ना मर्चेंट्स में, वो थोड़ी अलग थी एज कंपेयर टू एरिस्टोक्रेट। अब वो क्या अलग थी ये हम बात करेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको पहले बताया था कि उन्हें थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिलती थी। शॉपकीपर्स वर ऑफ्टन असिस्टेड बाय द वाइफ्स इन रनिंग द शॉप्स। जो शॉपकीपर्स थे वो क्या थे, उन्हें असिस्ट किया जाता था, उनकी हेल्प कौन करती थी, उनकी वाइफ्स मदद किया करती रनिंग शॉप्स में, ठीक है, दुकान को चलाने में, दुकान को आगे और बढ़ाने में। बट हम जैसे मैंने पहले बताया था कि एरिस्टोक्रेट में क्या था, जो एरिस्टोक्रेट थे उसमें क्या था, जो विमेन्स थी उनका कोई भी से, विमेन का कोई भी से नहीं था किसमें, बिजनेस में, हस्बैंड के बिजनेस में। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि शॉपकीपर्स जो थे वो अपनी वाइफ्स की मदद लेते थे, वाइफ्स उन्हें हेल्प करती थी उनके बिजनेस को या फिर उनके शॉप्स को और रन करने में। तो देख लो एक फ्रीडम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एरिस्टोक्रेट एंड मर्चेंट। In families of merchants and the bankers, wives looked after the business when the male member were away on work। अब क्या था, जो फैमिली, जो मर्चेंट्स की फैमिली थी, बैंकर्स की फैमिली थी, उनमें उनकी वाइफ्स ध्यान रखती थी जब क्या था, जो मेल जो थे वो कहाँ चले, दूर चले जाते किसी काम से। मान लो कि अगर आपके आसपास कोई परचून की दुकान होगी, कोई शॉप होगी, तो वहां पर देखोगे मोस्टली मेन बैठे रहते हैं। बट कई बार जब मेन नहीं रहते तो उनकी वाइफ्स बैठी रहेंगी वहां पे, ठीक है। जब मेन कोई मतलब कोई सामान को लेने गए हुए हैं, कोई अपने गुड्स को लेने गए हुए हैं, तो उनकी वाइफ्स उनके बदले पे, उनके बिहाफ पे बैठी रहा करती, उस शॉप पे उसका ध्यान रखती थी। जो ट्रेडिंग हो रही है कंज्यूमर और बायर्स के बीच, मतलब कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के बीच में, उसका ध्यान रखा करती थी, ठीक है। यही चीज में बता रखा है कि जो वाइफ्स है वो क्या करती, अपने मेन के बिजनेस को ध्यान रखती जब मेल जो हो कहीं दूर काम के लिए जा रखा हो। द अर्ली डेथ ऑफ द मर्चेंट्स कंपेल्ड हिज विडो टू परफॉर्म लार्ज पब्लिक रोल। अब जैसे मान लो अगर किसी मर्चेंट की डेथ होगी, मतलब किसी मेल मर्चेंट की डेथ होगी, तो उनकी जो वाइफ होती थी, जो उनकी विडो होती थी, वो अब एक लार्ज पब्लिक फिगर बन के सामने आती थी। पहले तो थोड़ा थोड़ा काम करती थी, अब जैसे हस्बैंड ही नहीं रहा तो एक फोर फ्रंट में आ जाती थी। फोर फ्रंट मतलब कि वो आके और बढ़ चढ़ के अपना रोल जो थी ना वो अदा करती थी। ये बात समझ में आई। अब वो किसके बिहाफ पे कहती, मान लो कि कहती कि ये जो हस्बैंड है मेरा, यहाँ पे लिखता हूँ, जो मैन है उसकी क्या होगी, डेथ होगी। अब जो डेथ हो गई है तो घर का खाना पीना कौन देखेगा, घर का खाना पीना तो वाइफ्स को ही देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो ये जो वाइफ थी हस्बैंड के डेथ के बाद उनका बिजनेस संभालती थी और कहती थी इनका जो बेटा है मैं उसके बिहाफ पे क्या कर रही हूँ, ये जो शॉप है उसे ध्यान रख रही हूँ। यहां तक समझ आया, चलो आगे चलते हैं। A few women were intellectually very creative and sensitive about the importance of humanist education। सिर्फ कुछ वुमेन थी जो इंटेलेक्चुअल थी और क्रिएटिव और सेंसिटिव भी थी, ठीक है, किसके अगेंस्ट, ह्यूमनिस्ट एजुकेशन की तरफ। जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमनिस्ट एजुकेशन कैसे बूम कर रहा था, तो ये वुमेन भी थी, वो भी काफी सारी एक टाइप से उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, ह्यूमनिस्ट एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, even though the study of the letter promises and offer no reward to women and no dignity। अब यहाँ पे ये बोला गया कि देखो विमेन्स अट्रैक्ट हो रही थी, विमेन्स और पढ़ रही थी, धीरे धीरे करके वो किताबों की तरफ डाइवर्ट हो रही थी। बट अभी भी ना उन्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया था या कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला था ये सब चीज पढ़ के। बट फिर भी वो इसलिए पढ़ना चाहती अपनी डिग्निटी के लिए, अपने खुद के लिए, कि मैं जो हूं अभी यहाँ पे हूं। देखो वुमेन्स कहती हम यहाँ इस लेवल पे है बट हमें बाउंस बैक करना है इस लेवल के ऊपर जहां मेंस है।
ठीक है, वुमेन्स को क्योंकि सप्रेस करके रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा हमें अगर यहाँ इस लेवल से लेवल ए से लेवल बी तक जाना है तो हमें रीड करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा चीजों को, तभी जाके हम यहाँ ए से बी तक जंप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक राइटर की बात है, रुको मैं पेन चेंज करता हूँ, सारा रेड रेड हो गया। देखो हाँ, अब क्या था, यहाँ पे एक राइटर की बात की जिसका नाम है वेनेशियन कैसेड्रा फेडल, ठीक है, वेनेशियन कैसेड्रा फेडल। उसने कहा था कि एवरी वुमेन आउट टू सीक एंड एम्ब्रेस दी स्टडीज। उन्होंने कहा था हर वुमेन को ये जो सब्जेक्ट है, जो ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट है, इन्हें पढ़ना चाहिए। She was one of the handful of women who questioned the idea of women were incapable of achieving the qualities of humanist scholars. वो उन औरतों में से थी, कुछ चुनिंदा हैंडफुल औरतों में से थी जिनने क्वेश्चन किया था किसे, कि विमेन जो है इनकेपेबल है अचीव करने की क्वालिटीज ऑफ ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स। उनने कहा कि जो विमेन, पहले क्या था कि विमेन्स को कहा जाता ना कि तुम उतनी मतलब इनकेपेबल हो, ठीक है, जो मेन अचीव कर पा रहे हैं ना, विमेन कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगी। तो इस आइडिया को अपोज किसने किया था, वेनेशिया कैसेड्रा ने। ये बात समझ आई। ऊपर से फेडले was known for her proficition in Greek and Latin and was invited to give oration at the University of Padua. अब क्या हुआ कि जो फेडले थी वो किस लिए जानी जाती थी, अपनी ग्रीक और लैटिन भाषा, मतलब उनकी अच्छी खासी ग्रिप थी, उनकी अच्छी खासी पकड़ थी किसमें, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में। और उन्हें कई जगह पे इनवाइट भी किया जाता था, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ में एक लेक्चर देने के लिए या फिर ओरिएंटेशन के लिए, तो उन्हें बुलाया जाता था। ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गए, हाँ, Friendly writing bring into focus the general regards of education in that age. She was one of the Venetian women writer who criticized the public for creating highly limited definition of freedom that favored the desire of men over the women. अब वो कुछ उन वेनेशियन वुमेन में थी, वेनेशियन मतलब जो वेनिस से आई हुई औरतें थी, उन वेनेशियन राइटर्स में से थी जिनने क्रिटिसाइज किया किसे, पब्लिक, द रिपब्लिक, फॉर क्रिएटिंग हाईली लिमिटेड डेफिनेशन। अब जैसे मैंने बताया था कि जो फ्रीडम थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फ्रीडम थी वो लिमिटेड थी, है ना, सिर्फ मेन के लिए थी, और विमेन के लिए जो फ्रीडम नहीं थी। बट जो जब फेडरल आए उसने कहा ये जो फ्रीडम है तो सबको बराबर मिलनी चाहिए ना, ऐसा क्यों कि सिर्फ मेन को मिल रही है विमेन को नहीं मिल रही, ठीक है। तो उनने इस आइडिया को क्या हुआ, अपोज किया। देखो लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम मतलब कि जो फ्रीडम की डेफिनेशन है सिर्फ मेन तक ही हो, लिमिट ही क्यों रख रहे हो उसे, फ्रीडम तो आजादी उसे विमेन को भी दो, चिल्ड्रंस को भी दो, सबको दो। ये चीज जो थी, जो फेडरले थी, ये सबके सामने लेके आई। एक दूसरी राइटर कह सकते हैं जो सामने है, उनका नाम क्या था, इजाबेला डिएस्टे। यहाँ पे हम आपको इमेज भी देख सकते हैं इजाबेला डिएस्टे की। ये क्या थी, मार्चेसा ऑफ मांचुआ। उनने क्या किया था, शी रूल्ड द स्टेट व्हाइल हर हस्बैंड वाज एब्सेंट। जब उनका हस्बैंड एब्सेंट था उस टाइम तक उनने एक पूरे स्टेट को क्या किया, रूल किया था। एंड द कोर्ट ऑफ मांचुआ, एक उनने जो मांचुआ का कोर्ट था उन्हें भी रूल किया। देखो यहाँ पे कहा गया, डी एस्टे ने क्या किया, उनका जब हस्बैंड एब्सेंट था तो उनने क्या किया, एक स्टेट को रूल किया, और उस स्टेट में ऑब्वियस सी बात है जो कोर्ट होगा उसे भी उनने क्या किया, रूल किया। तो मतलब एक टाइप से उनने एक लार्जर फिगर में उभर के वो सामने आई थी। अब मानचो के एक स्मॉल स्टेट था, ठीक है, वॉज फेम्ड फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। अब जो फीमेल थी जो कि ये थी डीएसटी, वो किस लिए जानी जाती, अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए, मतलब अरे यार क्या बढ़िया रूल करिए, अरे कितना बढ़िया तरीके से ये गया इस कोर्ट को संभालिए, मतलब उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू अदर विमेन्स या अदर, क्योंकि अब विमेन को फोरफ्रंट पे आने का मौका ही नहीं दिया। तो जब विमेन्स आने लगी तो मेंस कहते अरे यार शी हैज अ गुड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, तो कैपेसिटी ये वगैरह। तो अब वो सोचे थे कि यार विमेन्स कितना अच्छा कर सकते, हमें तो ये चीज पता ही नहीं थी, ठीक है। वुमेन्स राइटिंग रिवील देयर कन्विक्शन दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर। अब वुमेन्स की जो कई राइटिंग्स थी, जो अलग अलग राइटर्स विमेन्स राइटर्स ने लिखी थी, उनने कहा था हमें इकोनॉमिक पावर चाहिए, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और हमें इसी जो वर्ल्ड है जो डोमिनेट मेन करते हैं जिसमें, उनसे एक अलग आइडेंटिटी चाहिए, हमें एक अपनी आइडेंटिटी भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो अलग आइडेंटिटी है वो कैसे मिलेगी, इकोनॉमी, पैसा जब आएगा, जब प्रॉपर्टी आएगी, एजुकेशन जब मिलेगा, तभी जाके उन्हें एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी इस मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड के अंदर। ये बात समझ में आई। चलिए कहाँ था मैं, कर्सर कहाँ गया,
अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी। इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे क्रिश्चियनिटी डिवाइड होता है, कैसे नए नए आइडियाज यहाँ पे आना शुरू हुए थे। ट्रेड, ट्रेवल एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट, लिंक द इटालियन टाउन्स विद द वर्ल्ड बियॉन्ड। अब क्या था कि यहाँ पे ट्रेड होना शुरू हुआ था, ट्रेवल होना शुरू था, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए थे, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट जो थे स्टैब्लिश हुए थे। तो इसकी वजह से क्या था, जो इटालियन टाउन था वो वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो गया था। एक नया कल्चर यहाँ पे हमें एमर्ज होता हुआ देखने को मिलता है। बट ये जो नया कल्चर था वो सिर्फ एजुकेटेड और वेल्दी पर्सन के ही पास था, क्योंकि अब एजुकेटेड है तो नए कल्चर्स को पढ़ सकता है, समझ सकता है। वेल्दी आदमी है वो अगर नहीं भी पढ़ सकता तो क्या करेगा, एजुकेटेड पर्सन को हायर कर लेगा और कहेगा कि मुझे ये चीज समझाओ। बट जो नई कल्चर की ना सिर्फ कुछ ही आइडियाज, बहुत ही लिमिटेड आइडियाज ऑर्डिनरी मैन तक पहुंचे। ऑर्डिनरी मैन जो पीजेंट्स हो गए, सर्फ हो गए, जो जिनके पास पढ़ लिख जो नहीं सकते थे, उनके पास नए आइडियाज अभी तक नहीं आए थे। 15th और 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 15th एंड 16th सेंचुरी में क्या, जो काफी स्कॉलर्स थे नॉर्थ यूरोप के, वो क्या थे, अट्रैक्टेड थे ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ। और जो इटालियन जो लोग थे किसकी तरफ अट्रैक्ट थे, क्लासिकल ग्रीक, रोमन और होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अनलाइक इटालियन, अब क्या था, इटली में ना सिर्फ जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे वही ह्यूमनिस्ट आइडियाज की तरफ क्या थे, इंक्लाइन थे, वही ह्यूमनिस्ट आइडियाज को फॉलो करते थे। बट नॉर्थ यूरोप में कुछ अलग हुआ। नॉर्थ यूरोप में जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज को थे ना, प्रोफेशनल्स तो थे प्रोफेशनल के साथ जो चर्च के लोग थे वो भी क्या कहते हैं, इस ह्यूमनिस्ट आइडियाज को सपोर्ट करते, इस ह्यूमनिस्ट आइडियाज के ऊपर पढ़ रहे थे, वर्क कर रहे थे। अब नॉर्थ यूरोप के लोग ने कहा, दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन इन अ वे लेड डाउन इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन, डिस्कार्डिंग अननेसेसरी रिचुअल्स व्हिच दे कंडेम्ड एट लेटर एडिशन ऑफ सिंपल रिलीजन। अब नॉर्थ यूरोप के लोग ने कहा कि देखो, जो क्रिश्चियनिटी है ना वो अपना जो रिलीजन फॉलो करे वो करे, अच्छी बात है, बट एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से करे। ये जो अननेसेसरी रिचुअल जो बाद में ऐड किए गए ना, लेटर एडिशन जो बाद में क्लर्जी ने, चर्च ने ऐड किया अपनी बेनिफिट के लिए, इसे ना फॉलो करके एक एंशिएंट टेक्स्ट में जो रिलीजन लिखा है उसे फॉलो करे। ये किसने कहा था, नॉर्थ यूरोप के लोगों ने कहा था। देयर वाज अ रेडिकल न्यू व्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग वर फ्री एंड रैशनल। एक नया रेडिकल व्यू जो था सामने आया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फ्री है, एक रैशनल एजेंट है, उनपे कोई प्रेशराइज, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये एक आइडिया जो था इस टाइम पे डेवलप होना शुरू हो गया था। लेटर जो क्या था, फिलोसफर थे, वो बार रिटर्न टू दिस ओवर एंड अगेन इंस्पायर्ड बाय द बिलीफ डिस्टेंस ऑफ गॉड। वो एक ही चीज को बार बार कह रहे थे कि जो गॉड ने क्या किया, भगवान मतलब गॉड ने किससे बनाया है, मैन को बनाया और उन्हें आजादी दी और अलाउड हिम टू कंप्लीट फ्रीडम। उसने कहा कि भाई देखो, भगवान ने आदमियों को बना दिया, मतलब आदमी नहीं कहना चाहिए, पीपल कहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। गॉड ने क्या किया, लोगों को बना दिया, अब लोगों की मर्जी है वो कैसे जिए, अपनी लाइफ को आराम से जिए या फ्रीली जिए, जहां उन्हें खुशी मिल रही है वहां पे जाए। कोई रोक टोक करने वाला, उन पे कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं होना चाहिए कि ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा नहीं करो। तो ये चीजों के अगेंस्ट थे नॉर्थ यूरोप के लोग, ठीक है। अब क्या हो, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर, यहाँ पे थॉमस मोर की बात की गई और इरास्मस की बात की। थॉमस मोर कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और इरास्मस कहाँ है, हॉलैंड के। फेल्ट दैट चर्च हैड बिकम एन इंस्टीट्यूशन मार्क्ड बाय ग्रीड, एक्सटॉर्टिंग मनी एट विल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। अब इन दोनों ने कहा, थॉमस ने कहा और इरास्मस ने कहा कि जो चर्च है वो क्या बन गया, एक इंस्टीट्यूशन बन गया, किसका, पैसे कमाने की मशीन बन गई है। लोगों से क्या करे, एक्सटॉर्शन लिया जा रहा है, ठीक, ऑर्डिनरी लोगों से। अब एक इनका नया मेथड था जिसे ये क्लर्जी कहते हैं इंडल्जेंस, ठीक है। अब इंडल्जेंस में होता क्या था, क्लर्जी का सबसे फेवरेट मेथड था। अब मान लो क्लर्जी है, ठीक है, अब क्लर्जी के पास एक आदमी आया, उसने कहा सर मैंने क्या किया, एक सिन क्रिएट कर दिया है, मैंने कोई गुनाह कर दिया, मुझे इस गुनाह से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो क्लर्जी कहता, अरे तुमने बस इतना सा गुनाह किया, इसके बदले तुम क्या करो, मुझे 1000 रुपए दे दो, ठीक है, 1000 रुपए दे दो और मैं तुम्हें कुछ रिचुअल्स बताता हूँ, ठीक है। क्लर्जी क्या कहता है, 1000 रुपए लेता था उनसे और क्या कहता है, रिचुअल्स बताता था। जो ये आदमी जिसने सिन क्रिएट किया है वो 1000 रुपए पे करेगा और फॉलो करेगा इन रिचुअल्स को, ठीक है। जो फॉलो कर लेगा, जब सारी रिचुअल्स खत्म होगी, तब चर्च कहता था, जो क्लर्जी कहते, अब तुम क्या हो, इन सिन से फ्री हो, अब तुम आजाद हो गए। एक टाइप से क्या है, तुम पैसे लेके अपना काम ही तो करवा रहे हो। तो यही चीज बोला गया कि जो इंस्टीट्यूशन है ग्रीड और पैसे कमाने की मशीन, एक्सटॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है, एक्सटॉर्शन कर रहा है लोगों से, ऑर्डिनरी मैन से। ये बात समझे, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है, इंडल्जेंस, ठीक है।
इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट विच अपेरेंटली फ्रीड द बायर्स फ्रॉम द बर्डन ऑफ सिंस। वही चीज कि अगर ये एक टाइप से डॉक्यूमेंट है जो बायर्स को फ्री कर देता है किससे, सिन से, जो भी उसने कमिट किया हो। Christians came to realize from printed translation of Bible in local language that their religion did not permit such practice। अभी जो प्रैक्टिस थी, जब बाइबल्स का लोकल लैंग्वेज में क्या हुआ, प्रिंट होना शुरू हुआ था, तब उन्हें समझ आया कि ये जो प्रैक्टिस है ये हमारे रिलीजन में तो है ही नहीं, ये हमारे रिलीजन में परमिट है ही नहीं, तो फिर भी ये हम प्रैक्टिस क्यों करें। तो मतलब ये लेटर एडिशन किया गया, इसे मॉडिफाई किया गया, इसे चेंजेस किया गया, तो तब लोगों को ये चीज समझ में आने लग गई थी। अब आगे चलते हैं। In almost every part of Europe, peasants began to rebel against the taxes imposed by church। अब क्या था, चर्च के अगेंस्ट जो थे ना, peasants क्या करने लगे थे, रिवोल्ट करने लगे थे। peasants क्या करने लगे थे, चर्चेस के अगेंस्ट, टैक्सेस के अगेंस्ट बोलने लग गए थे। उनने कहा था यार चर्च हमारे अगेंस्ट जितने टैक्सेस ले रहे हैं, हम खुद की लाइफ तो जी नहीं पा रहे हैं, और चर्च की जो जेबें हैं वो हम भरे जा रहे हैं, सॉरी, जो चर्च की जो जेबें हैं वो क्या रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और हम खुद तो कुछ कमा नहीं पा रहे। 100 रुपए हम कमा रहे हैं, उसमें से 90 रुपए चर्च ही ले जा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट क्या हो गया था, चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने इस टाइम पे शुरू हो गए थे। While the common folk resented the extortion of churchmen, prince found the interference in the work of the state irritating। अब क्या था, अब ये देखो जो 3 ऑर्डर है, क्या था, पहले क्लर्जी थे, फिर नोबल्स हो गए, ठीक है, किंग्स हो गए, ठीक है, एक टाइप से अभी मैं इन्हें इक्वल में रख रहा हूं, फिर उसके बाद क्या हो गया, पीजेंट्स हो गए। अब पीजेंट्स ने क्लर्जी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया क्योंकि टैक्स की वजह से, ठीक है। किंग्स ने क्या कर दिया, किंग्स ने क्लर्जी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि जो रूल था, किंग इतनी मेहनत से लड़ रहा है, अपनी टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है, और क्या हो रहा है कि जो भी मेजर डिसीजन है वो कौन ले रहा है, क्लर्जी ले रहे थे। ये बात समझे। तो जब ये चीज हो रहा था, ह्यूमनिस्ट ने ना क्लर्जी को टारगेट करते हुए कहा कि जो क्लर्जी क्लेम करता है कि उनके पास जुडिशियल और फिजिकल पावर है, उन्हें पैसा कंट्रोल कर सकते हैं, वो जज बन सकते हैं, एक टाइप से डिक्टेट कर सकते हैं जगह पे, तो ये जो उनके पास जो पावर है आई कहां से। तो क्लर्जी ने कहा हमारे पास ये जो पावर आई है वो आई है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन से। ये एक डॉक्यूमेंट है जो किसने इशू किया, कॉन्स्टेंटीन रूलर ने इशू किया था, जो कि फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर था। ये बात कही किसने, क्लर्जी ने कहा कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, इस राजा ने दिया था, ये पहला क्रिश्चियन रूलर था, तो हम उस बेसिस पे रूल करें। बट जब ह्यूमनिस्ट ने ये सब पढ़ा, ह्यूमनिस्ट ने जब इसकी डेप्थ के अंदर गए, तब उन्हें पता चला ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, जेन्युइन नहीं है, ये असली डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे फॉर्ज किया गया, इसे चेंज किया गया है अपने अकॉर्डिंग पे। यहां तक समझ में आया। चलिए अब क्या हुआ, 1517 में क्या हुआ, यंग जर्मन मॉन्क जिनका नाम क्या था, मार्टिन लूथर, उनने कैंपेन लॉन्च किया था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। अब एक चीज याद रखो, ये देखो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट आते थे चर्चेस, ठीक है, कैथोलिक चर्च के नीचे आते चर्चेस। अब जो भी कैथोलिक चर्च कहता है वो चर्च करते हैं। कैथोलिक चर्च के अंदर कौन बैठता था, पोप, और ये एक ही था इटली रोम में, और ये चर्चेस थे अलग अलग जगह पे थे, डिफरेंट प्लेसेस पे थे। चलो यही बात समझ आ गई। चलो वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब क्या था, मार्टिन लूथर ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, किसके अगेंस्ट, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, चर्च के अगेंस्ट नहीं, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, एंड आर्ग्यूड दैट अ पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड। उन्होंने कहा कि जो आदमी है, कोई भी ऑर्डिनरी आदमी है, उसे प्रीस्ट की जरूरत नहीं है कॉन्टैक्ट अपना भगवान से बनाने के लिए, वो खुद से भी अपने कॉन्टैक्ट को बना सकते। लाइक भगवान तो हर जगह है ना, अब तुम प्रीस्ट की ही जरूरत क्यों है अगर तुम्हें अपने भगवान से बात करनी, तुम खुद अपने बेसिस पे भगवान से बात करो। तुम बस भगवान में क्या रखो, यहाँ पे लिखा, और उसने अपने फॉलोअर्स को कहा कि तुम भगवान में क्या रखो, फेथ रखो, एक भरोसा रखो। ये जो भरोसा है ना, वही तुम्हें गाइड करेगा राइट लाइफ की तरफ, एंट्री ऑफ हेवन की तरफ। मतलब ये मत कहो कि क्लर्जी कहेगा कि ये करो तभी तुम हेवन जा पाओगे, ये करोगे तो ये तुम हेल जाओगे, ऐसा मत सोचो। तुम बस सिंपल सा रखो, तुम भगवान में भरोसा करो, क्लर्जी चर्च के ऊपर भरोसा, कैथोलिक चर्च के ऊपर भरोसा मत रखो। ये जो एक मूवमेंट हो रहा था, इस मूवमेंट को कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो पूरा मूवमेंट था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, प्रीस्ट के अगेंस्ट, इसे कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। समझ आ गया। लेट टू चर्चेस इन, अब इस मूवमेंट के अगेंस्ट क्या होना, जो जर्मन और स्विट्जरलैंड के जो चर्चेस थे, उनने क्या कहता है, अपने पोप के साथ कनेक्शन तोड़ दिया था, और कैथोलिक चर्च के साथ भी कनेक्शन तोड़ दिया था। जो चर्चेस थे कहां पे, जर्मन और स्विट्जरलैंड में, उनने क्या किया, पोप के साथ और कैथोलिक चर्च के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया,
और जो स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, जो लूथर्स का जो आइडिया था, ये जो मार्टिन लूथर का जो आइडिया था, इसे पॉपुलराइज किया गया किसने, ओल्ड्रिच और जीन ने पॉपुलराइज करना शुरू कर दिया था। बट ये जो मूवमेंट थी ना, इसे ना मर्चेंट्स ने भी बैक किया था। मर्चेंट्स ने क्यों बैक किया था, क्योंकि मर्चेंट्स को भी तो टैक्स देना पड़ता था ना। वो कहते हैं यार, जब हमें जब चर्च से, जब क्लर्जी से छुटकारा मिल ही रहा है, तो अच्छा से मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ, कंप्लीट छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जो होगा क्लर्जी का रूल नहीं होगा यहाँ पे। द रिफॉर्मर हैड अ ग्रेट पॉपुलर अपील इन टाउन्स। अब ये जो आइडिया था, ये टाउन्स में तो पॉपुलराइज हो गया, बट क्या रूरल एरिया में पॉपुलराइज होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि टाउन्स के पास, उनके पास क्या थे, वेल्दी मर्चेंट थे, एजुकेटेड लोग थे, उन्हें पढ़ना लिखना आता था। बट रूरल में क्या था, वो लोग पुअर थे, ठीक है, अनएजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड थे। उन्हीं के पास क्या था, अरे नीचे क्यों रहा है, रिटन एंड रीडिंग कैपेसिटी जो थी उनके पास नहीं थी। कैपेसिटी मतलब कि उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। तो अब जब उन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो जो नया रिफॉर्म चल रहा है, उन्हें रूरल लोगों के पास पता कैसे चलेगा, गांव में ये जो चीजें पता कैसे चलेगी। तो जो गांव के लोग थे अभी भी क्या थे, कैथोलिक चर्च की तरफ इंक्लाइन थे, कैथोलिक चर्च की ही बातें माना करते थे। कैथोलिक चर्च का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था इन रूरल इलाकों के ऊपर। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक एना बैप्स्टे। अब एक नए जर्मन रिफॉर्मर्स की बात है जिसका नाम कहता है एना बैप्टिस्ट, वर मोर रेडिकल। उनने अब एक क्या था, मार्टिन लूथर ने तो कहा था एक सिंपल आइडिया, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें रेडिकल होना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए अच्छा खासा। तो इन सबको मार्टिन लूथर ने सपोर्ट नहीं किया था। बट जब नए दूसरे रिफॉर्मर्स है, वो ज्यादा रेडिकल थे। दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ सेल्वेशन विद द एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ सोशल ऑपरेशन। उनने कहा कि जो एक ना जो भी तुम्हारे पास सोशल ऑपरेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट तुम रिवॉल्ट कर दो। ठीक है, तुम बस ना ये मत सोचो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कौन है, क्या कर, नहीं, बस तुम्हें लग रहा है कि अगर कोई तुम्हें ऑपरेस कर रहा है, तो क्या करो, उसके अगेंस्ट तुम बोलना या एक्शन लेना शुरू कर दो। ये बात समझ आएगी। फिर आगे क्या है, दे सेड that since God has created all people equal, they were not expected to pay tax and had right to choose their priest and had the right to choose। उनने कहा जैसे भगवान ने सबको आजाद बनाया, सबको इक्वल बना रखा है, तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और वो अपनी मर्जी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रीस्ट को चुन सकते हैं। प्रीस्ट अपने हिसाब से नहीं, हम चूज करेंगे कौन प्रीस्ट होगा। दिस अपील ऑफ पीजेंट ऑप्रेस्ड बाय फ्यूडलिज्म। अब क्या था, ये जो अपील चली थी कि हमें टैक्स नहीं देना है, अपन जो भी हम पे अगर कोई भी क्या कहते हैं रूल करने की कोशिश करे, उसके अगेंस्ट हम बोलेंगे, उसके अगेंस्ट हम लड़ेंगे। ये जो आइडिया था पीजेंट्स का, ये ऑप्रेस किया गया किसी के द्वारा, फ्यूडलिज्म के द्वारा। जैसे कि मैंने बताया था, जो लूथर था उनने इन आइडियाज को क्या किया था, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। उनने कहा था हम इस आइडिया को सपोर्ट करते ही नहीं। तो उसने कहा कि जो जर्मन रूलर्स थे, उन्हें कहा कि जो पीजेंट के जो रेबल हो रहे हैं ना, इसे क्या करो, सप्रेस करना शुरू कर दो। मार्टिन लूथर ने कहा देखो अब ये ना रेडिकल हो रहा है, मैं रेडिकल चाहता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जर्मन रूलर्स प्लीज ये जो पीजेंट्स के जो रेबल हो रहे हैं, इन्हें सप्रेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे रेडिकलाइजेशन नहीं चाहिए। मुझे बस हल्का सा चाहिए था कि हाँ तुम अपने हिसाब से इंटेलेक्चुअल बनो, अपने हिसाब से कैपेसिटी में वर्क करो, ये चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं चाहिए था। अब ये कब हुआ था, 1525 में क्या होता है, जो जर्मन रूलर्स थे वो क्या कहते हैं, पीजेंट्स के रेबल्स को सप्रेस करने लग गए। बट रेडिकलिज्म सर्वाइव्ड। अब बट इतना सप्रेस करने के बाद भी जो रेडिकलिज्म था वो अभी भी बच गया था। अब इनने हाथ किससे मिला, मर्ज विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। अब इनने हाथ मिला लिए किसके साथ, रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट्स के साथ हाथ मिला लिए। इन फ्रांस हु परसिक्यूटेड द कैथोलिक रूलर। अब क्या था कि कैथोलिक रूलर जो थे ना, जब ये मूवमेंट चलता कि रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक रूलर्स ने क्या कहते हैं, कुछ इन प्रोटेस्टेंट्स को मारा था। ठीक है, कुछ इन प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट गए थे। तो रेडिकलिज्म ने क्या कहा कि देखो यार, कैथोलिक चर्च ने तुम्हें मारा है ना, तुम प्रोटेस्टेंट्स को मारा है, तुम कुछ लोगों को जान से मार दिया, हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाते हैं, हम रेडिकलाइजेशन और तुम प्रोटेस्टेंट साथ में मिलकर वर्क करते हैं और कैथोलिक रूलर को, कैथोलिक चर्चेस को यहां से हटा देते हैं, कंप्लीटली व्हाइट वॉश कर देते हैं। ये आइडिया था। स्टार्टेड क्लेमिंग राइट ऑफ पीपल टू रिमूव द ऑपरेशन रूलर एंड टू चूज समवन ऑफ देयर ओन लाइक। उन्होंने कहा हम ये जो ऑपरेसिव रूलर है इन्हें हटा देंगे साथ में मिलके, और अपने हिसाब से जो हमें पसंद होगा उसे हम क्या बनाएंगे, एक हेड बनाएंगे जो हमें अच्छा लगेगा।
Eventually, in France, as in many other part of Europe, the Catholic Church allowed Protestant to worship as they chose. अब क्या था कि जब ये मूवमेंट चला था तो फ्रांस के कुछ हिस्सों में, ठीक है, फ्रांस के कुछ हिस्सों में क्या हुआ, जो एक कैथोलिक चर्च थे, कहा गया फ्रांस एज इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप, द कैथोलिक चर्च को अब अपने आप को बचाना था, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट को कहा कि ठीक है, तुम जो ना अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो कर लो, हम तुम पे ज्यादा दबाव नहीं देंगे। अब मान लो कि जो कैथोलिक चर्च है इनके ऊपर कहा गया, जो कैथोलिक चर्च है अगर प्रोटेस्टेंट के ऊपर प्रेशराइज करता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है जो कैथोलिक चर्च है ये क्या होंगे, क्रिश्चियनिटी से भाग जाएंगे। तो कैथोलिक चर्च ये चाहते नहीं थे, उन्होंने कहा था तुम क्रिश्चियनिटी में ही रहो बट तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, एक टाइप से फेस सेविंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फेस सेविंग, अब तुमने गलत कर दिया, अब तुम अपने आप को बस बचा रहे हो, वो वाला काम यहाँ पे हो रहा था। इन इंग्लैंड द रूलर एंडेड द कनेक्शन विद द पोप। अब इंग्लैंड में भी क्या हुआ, जो रूलर थे उन्होंने क्या किया था, कनेक्शन जो था पोप के साथ उसे खत्म कर दिया, जिसे हमने पढ़ा था जर्मन और स्विट्जरलैंड में हुआ था, इंग्लैंड में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। जो किंग और क्वीन थे उनने क्या किया, अपने आप को हेड ऑफ चर्च यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। द कैथोलिक चर्च इटसेल्फ डिड नॉट एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ दीज आइडिया। जो कैथोलिक चर्च था उन खुद उसे इस इम्पैक्ट को झेलना पड़ गया था एंड बिगेन टू रिफॉर्म इटसेल्फ विद इन। अब कैथोलिक चर्च ने कहा यार इतना जब रेडिकलाइजेशन प्रोटेस्टेंट जब रिफॉर्म हो रहे थे साथ में मिलकर जब कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जा रहे थे तो कैथोलिक चर्च पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू किया, अपने आप को थोड़ा बहुत चेंजेस करना शुरू कर दिया था। इन स्पेन एंड इन इटली चर्चमैन एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ द सिंपल लाइफ एंड सर्विस ऑफ द पुअर। अब क्या था कि जो स्पेन था, इन स्पेन एंड और इटली में क्या होता है, जो चर्च में थे, जो चर्च में रहने वाले लोग थे, उनने क्या किया, एम्फेसिस किया किसके ऊपर, एक सिंपल लाइफ जीने के ऊपर, ठीक है, लोगों की मदद करने के ऊपर ने क्या किया, एम्फेसिस करने लगती है। चेंजेस हो रहे थे कैथोलिक चर्च, पहले कोई ये नहीं था कि लोगों को, गरीब लोगों की मदद करो, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो चाहते हमें ज्यादा टैक्स मिले, ठीक है, एक हार्ड लाइफ जियो, ठीक है, जो चर्च कह रहे वैसा करो, बट अब ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है। उन्होंने कहा तुम सिंपल लाइफ जियो, हमें अब क्या करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये जो चेंजेस किस वजह से आए थे, इन मूवमेंट्स की वजह से, इस रेडिकलाइजेशन की वजह से आए थे। अब स्पेन में क्या हुआ, एक बंदा था जिसका नाम था लोएला, ठीक है, इग्नाटियस लोएला, इनने अटेम्प्ट किया था टू कॉम्बैट प्रोटेस्टेंटिज्म, सेट अप सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसका नाम क्या था, जीसूत। अब क्या हुआ था कि स्पेन में एक बंदा था जिसका नाम था लोएला, जिसका नाम क्या था, इग्नाटियस लोएला, इनने क्या था, एक सोसाइटी ऑफ जीसस स्टैब्लिश की थी, कब, 1540 में, और जो इस सोसाइटी लाइक इस चीज को फॉलो करते हैं इसे कहते हैं हम जीसस, ठीक है, जीसस फॉलो करते। अब ये एक मिशन था किसके लिए, लोगों, पुअर लोगों को सर्व करने के लिए, इस नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, कल्चर स्प्रेड करने के लिए, मतलब एक टाइप से हेल्प कर रहे थे किसकी, पुअर लोगों की। बट क्या ये पहले हो रहा था ये चीज, नहीं, पहले जो ये चर्चेस, कैथोलिक चर्च, ये सब कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे। बट जब ये रेडिकलाइजेशन, जब ये क्या कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुए, तब ये जो सोसाइटी थी, जो अब ये देखो स्पेन की, इटली की, ये सब अपने आप को मॉडिफाई करने लगे थे। अभी प्रोटेस्टेंटिज्म के अगेंस्ट, मान लो प्रोटेस्टेंटिज्म कह रहा है कि तुम गरीब लोगों की मदद नहीं करे, प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं कि जो चर्च है वो गरीब लोगों की मदद नहीं करा। बट अब स्पेन का चर्च क्या, देखो हमने एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ऑफ जीसस, उसके फॉलोअर्स को हम जीसस कहते हैं, इसमें हम क्या करें, हम गरीब लोगों की ही तो मदद कर रहे हैं, तो तुम किस बेसिस पे लड़ रहे हो हमारे अगेंस्ट, समझो, ये चीज होनी अब इस टाइम पे शुरू हो गई थी। और ये कोपरनिकन रिवोल्यूशन, ये यार अच्छा है, इनने भी लाइक, ये थोड़ा ना स्टार्टिंग में इसमें क्या था कि ये डर गए थे, ठीक है, ये थोड़ा क्या हो गए थे, डर गए थे इन क्रिश्चियनिटी या फिर इन रिलीजन्स के अगेंस्ट, बट इनके जो आइडियाज थे बाद में पॉपुलराइज हुए। तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।